अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में जो इस्तेमाल होने वाले जो अहम जुज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट है वो है रॉ मटेरियल। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। मटेरियल के बग़ैर आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस मार्कर को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस मार्कर को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास प्लास्टिक होना चाहिए। इसके अंदर मौजूद जो रिफ़िल है, जो एक फोमिक रिफ़िल इसके अंदर मौजूद होती है, इसकी टिप मौजूद होती है, ये तमाम इसके लिए क्या कहलाते हैं? रॉ मटेरियल, या सिंपल हम इसको मटेरियल बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपके पास पहला एलिमेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आपके पास क्या होता है? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल है। मिसाल के तौर पे अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं तो फर्नीचर बनाते वक्त जो वुड है वो आपके पास कौन सा मटेरियल है? डायरेक्ट मटेरियल। उसके साथ कीलें लग रही हैं, उसके साथ उसके ऊपर पेंट हो रहा है, तमाम जो मटेरियल उस कुर्सी के ऊपर, उस फर्नीचर को बनाने पे जो लग रहा है वो आपके पास क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। फिर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की। अब इनडायरेक्ट मटेरियल उस प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन उस प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। मिसाल के तौर पे कोई लुब्रिकेंट ऑयल है या फिर क्लीनिंग सप्लाइज़ हैं, इस तरह के छोटे छोटे आइटम्स जो होते हैं जो प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हो लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, यानी इस प्रोडक्ट के ऊपर वो नज़र नहीं आ रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फर्नीचर की आप पॉलिश कर रहे हैं तो पॉलिश के दौरान कुछ पॉलिश गिर जाती है तो उसके लिए क्लीनिंग टूल्स या क्लीनिंग सप्लाइज़ या फिर कोई थिनर वगैरह, कोई लिक्विड केमिकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे आपके पास मटेरियल क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। अब सेकंड जो एलिमेंट है जो इस मटेरियल का शेप चेंज करता है, उसको मोल्ड करता है, उसको यूजेबल फॉर्म में लेकर आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है मटेरियल के बाद, यानी इसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए, वो आपके पास है लेबर। लेबर भी आपके पास दो तरह का है, एक डायरेक्ट लेबर है और एक इनडायरेक्ट लेबर है। तो अगर हम इसी फर्नीचर की बात करें, जैसे ये डायरेक्ट मटेरियल आपके पास वुड था, तो इसके अंदर जो डायरेक्ट लेबर है वो क्या होगा? कारपेंटर आपके पास डायरेक्ट लेबर होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, तो उसमें जो लोग मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, टेक्सटाइल मिल हो या फिर कोई भी सोप बनाने वाली फैक्ट्री हो या फिर बेकरी आइटम्स बनाने वाली कोई फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, उसके अंदर वो लोग जो उस प्रोडक्ट को बनाने के साथ इन्वॉल्वमेंट रखते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट लेबर। और दूसरा आपके पास क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या है? फॉर एग्जांपल, टी बॉय इनडायरेक्ट लेबर है। जनरल मैनेजर, अब जनरल मैनेजर को सैलरी दी जा रही है जो उस फैक्ट्री के अंदर देखभाल कर रहा है, सारा काम कर रहा है, लेकिन वो मैनेजमेंट कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट को बनाने में अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा है, तो वो भी किस में काउंट होगा? आपके पास इनडायरेक्ट लेबर में। यानी हर वो लेबर जो प्रोडक्ट बनाने से डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखता, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका इनडायरेक्टली काम होता है, वो आपके पास से कहलाते हैं इनडायरेक्ट लेबर। तो दो हमारे पास एलिमेंट हो गए प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक तो रॉ मटेरियल हो गया, दूसरा क्या हो गया? आपके पास लेबर हो गया। थर्ड आपके पास है फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स यानी मटेरियल और लेबर के अलावा जो दूसरे हमारे पास जो फैक्ट्री के ख़र्चे होते हैं वो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहलाते हैं। अब इसमें दो मैंने यहाँ पर ब्लू से हाईलाइट किए हुए हैं, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं। तो दो मैंने यहाँ पर ब्लू से हाईलाइट किए हुए हैं। तो ये अगर आप देखें, एक तो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये भी किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। और एक हो गया इनडायरेक्ट लेबर, ये भी किसका पार्ट होता है?
फैक्ट्री ओवरहेड का, लेकिन क्योंकि ये मटेरियल और लेबर की डिवीज़न के हिसाब से ऊपर भी लिखे हुए हैं, लेकिन हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड के अंडर इसको हम रिकॉर्ड करते हैं. अदर दैन इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर, हीट, लाइट एंड पावर, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री यूटिलिटीज़, फैक्ट्री टूल, जनरल मैनेजर सैलरी बेसिस. अब हम बच्चों बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच को पढ़ने के बाद, समझने के बाद मज़ीद हम क्लासिफिकेशन इसकी पढ़ेंगे. अब देखें, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इन दोनों कॉस्ट को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कौन सी कॉस्ट आ जाती है? प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी कहलाती है. वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि हम जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उतना ही मटेरियल लगेगा और उतना ही लेबर लगेगा. ठीक है, तो हम इस प्राइम कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं. दूसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है? डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड. इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारी कौन सी कॉस्ट बनती है? कन्वर्जन कॉस्ट. इसको हम कन्वर्जन कॉस्ट क्यों कहते हैं? कि लेबर और एफओएच मिलकर मटेरियल का शेप क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं. इसी वजह से हम इसको कन्वर्जन कॉस्ट एंड समटाइम्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोसेसिंग कॉस्ट. अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों हमने अलग अलग पढ़े थे. अब मटेरियल, लेबर, एफओएच, इन तीनों को हमने अलग अलग, इसका हमने पेयर बना के देखा. डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट. डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास ही कहलाता है कन्वर्जन कॉस्ट. लेकिन जब हम मटेरियल, लेबर और एफओएच इन तीनों को जमा कर लेते हैं तो हमारे पास कौन सी कॉस्ट आ जाती है? प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं उसको हम, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, और समटाइम्स हम उसको और क्या कहते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहलाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहलाती है, एंड समटाइम्स फैक्ट्री कॉस्ट भी कहलाती है. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई कौन सी कॉस्ट? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. अब इसके अलावा जो हमारे इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंसेस मौजूद होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनको हम क्या कहते हैं? कमर्शियल एक्सपेंसेस या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ये आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ चुके हैं. तो वो हमारे पास दो मेजर जो हेड्स हैं जिसके अंदर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, वो कौन से हैं? मार्केटिंग एक्सपेंस, जिसको समटाइम्स हम सेलिंग एक्सपेंस के तौर पे भी कुछ जगहों पर आप देखेंगे इसको क्या लिखा होगा? सेलिंग एक्सपेंस भी लिखा हुआ होता है. ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. मार्केटिंग या सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा? सेल्समैन की सैलरी आ जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाएगा. इस तरह से जो मार्केटिंग से रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो मार्केटिंग एक्सपेंस में आ जाएंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ऑफिस के हिसाब से जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे ऑफिस बिल्डिंग का रेंट हो गया, ऑफिस का डेप्रिसिएशन हो गया, ऑफिस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज़ हो गई, उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन से, वो सारे किस में रिकॉर्ड होंगे? आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉर्ड होंगे. अब जब हम प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट या प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. ये आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है ये, इसमें हम ऐड कर देंगे कमर्शियल एक्सपेंसेस या फिर सेलिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. यानी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. यानी जब हम उस पीरियड की टोटल कॉस्ट मालूम करने की कोशिश करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हमें पूरे पीरियड की कॉस्ट मालूम कर रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें हमारे पास क्या फार्मूला होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ये दोनों जो एक्सपेंसेस हैं इनको हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है? टोटल कॉस्ट. जी बच्चों, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे
कि कितनी तरह की इन्वेंट्रीज़ हमारे पास मौजूद होती हैं। और इसको हमने यहाँ पर जो हम टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्रीज़ की, कि मैन्युफैक्चरिंग में कितनी तरह की इन्वेंट्रीज़ हमारे पास मौजूद होती हैं। यानी जब हम फैक्ट्री की बात करते हैं, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो प्रोडक्ट को बनाने के दौरान हमारे पास कितनी तरह की इन्वेंट्रीज़ होती हैं। अब देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपने एक ही इन्वेंट्री पढ़ी है, इसको आप सिंपली क्या कहते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। यानी आप बना बनाया सामान लेकर आते हैं और उसी को आप बेच रहे होते हैं, वो सिंपल आपके पास इन्वेंट्री क्या कहलाती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। लेकिन जब आप प्रोडक्शन साइट पर जाते हैं तो आपके सामने 3 बेसिक इन्वेंट्रीज़ मौजूद होती हैं। तो 3 बेसिक इन्वेंट्रीज़ आपके पास कौन कौन सी हैं, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो अगर आप पहली इन्वेंट्री की बात करते हैं, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की, जैसे अभी हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि पहला एलिमेंट हमारे पास रॉ मटेरियल होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, हम मटेरियल को भी परचेज़ करके रखते हैं, तो जितना वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो जाता है, यूज़ड हो जाता है, उसके बाद जो बच जाता है वो हमारे पास इन्वेंट्री में आ जाता है। तो इसी तरह से इस साल जो इन्वेंट्री एंड में मौजूद होगी हमारे पास, वो नेक्स्ट ईयर की क्या हो जाएगी, बिगिनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि हमारे पास फ़र्नीचर का बिज़नेस है इस वक्त। ठीक है, फ़र्नीचर बनाने का। तो फ़र्नीचर बनाने में हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो आपके पास क्या हो गया, वुड। ठीक है, इसी तरह से टेक्सटाइल की बात करते हैं, तो टेक्सटाइल में आपके पास रॉ मटेरियल क्या होगा, कॉटन। ठीक है, अब जब ये रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में चले जाएगा, यानी इसके ऊपर लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड जब आप अप्लाई कर देते हैं, तो ये मटेरियल किस में चले जाता है, प्रोसेस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोसेस। यानी अब ये मटेरियल अपनी इंटरमीडिएट पोजीशन के अंदर है, ना ये रॉ मटेरियल है ना ही ये तैयार शुदा है। ठीक है, ये आपके पास इस वक्त किस में है, प्रोसेस में। इसको हम वर्क इन प्रोसेस भी कहते हैं, समटाइम्स आपको नज़र आएगा गुड्स इन प्रोसेस के नाम से भी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वुड की, तो वर्क इन प्रोसेस में अगर आ जाता है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कटिंग ऑफ वुड्स के, लकड़ियों की कटाई हो गई। उसके बाद जो अब यानी वो प्रोसेस में आ गया है, वो रॉ नहीं रहा है बल्कि प्रोसेस में आ गया है। ठीक है, यानी अनफिनिश्ड है, उसके ऊपर अभी कॉस्ट लगना बाकी है। या फिर आप ये कह लें कि फ़र्नीचर बनाते वक्त अभी पूरा मटेरियल उसके ऊपर पूरी तरीके से चार्ज नहीं हुआ है, या उसके ऊपर लेबर और एफओएच चार्ज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी वो फिनिश्ड पोजीशन के अंदर नहीं है, वो किस में है, वर्क इन प्रोसेस में है। लास्ट में आपके पास कौन सी इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स। अब देखिए, जिस तरह से हम बात करते हैं वर्क इन प्रोसेस की, वर्क इन प्रोसेस में जितना जो कटिंग हुई है वुड्स की, ये असेंबल हो जाएगा और चेयर बन जाएगी इसकी, तो वो किस में चले जाएगा, फिनिश गुड्स में। तो यहाँ पर जो बच जाएगा वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहलाएगी। तो इस साल की एंडिंग इन्वेंट्री नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो अब इससे जो फर्नीचर तैयार हो गया है, ये आपके पास कौन से गुड्स कहलाएंगे, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ठीक है, अब फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ये आपके पास जितना इसमें से सोल्ड हो जाएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले जाएगा इस फिनिश गुड्स में से, और बाकी जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगी, आपके पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। इस साल की एंडिंग इन्वेंट्री नेक्स्ट ईयर की आपके पास क्या होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने आज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को डिस्कस किया, हमने क्लासिफिकेशन फर्दर हमने डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कमर्शियल एक्सपेंसेस और टोटल कॉस्ट को हमने डिस्कस किया, और साथ साथ हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज़ को हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बल्कि क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम उसका पहले हम फॉर्मेट या स्पेसिमेन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसके बाद इंशाल्लाह हम उसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए